Okay, so let's start the new unit, that is unit number 3. So financial institutions. So financial institutions unit 3 आपके उसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड द म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, तो अब इनमें से 2 भी आप अच्छे से करके जाओगे, कुछ भी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बोलूं उतना भी आप करके जाओगे, दैट्स इट, दैट्स इनफ फ्रॉम यूनिट 3. तो सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज कमर्शियल बैंक, मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक्स क्या करती है. एज यू ऑल नो कि आपके आसपास इतनी सारी आपको बैंक्स दिखती होगी, राइट? यस और नो? SBI, HDFC, ICICI, यूनियन बैंक, BOB, इतनी सारी बैंक्स हैं, कोटक महिंद्रा. So there are various types of banks present in India nowadays, right? But can anyone tell me why banks are called as a commercial banks? Yes, anyone? क्यों कहा जाता है बैंक्स को एज अ कमर्शियल बैंक्स? एनी आइडिया? नो? किसी को नहीं पता why banks are called as a commercial banks? Okay, so let me tell. Commercial, what do you mean by commercial? That is actually can be called as a trading related, है ना? अपने commerce को क्या देखते हैं? as a trading related, trading activities के लिए कुछ services भी provide करते हैं, so that can be called as a commerce. So commerce में trade plus services दोनों चीजें आ जाती है. बट बैंक्स को कमर्शियलाइज क्यों कहा जाता है, कमर्शियल बैंक्स क्यों कहा जाता है? तो सबसे बड़ा ये चीज है कि बैंक का काम क्या है. व्हाट इज द वर्क ऑफ अ बैंक? दिस इज अवर बैंक, ओके, फॉर एग्जांपल. अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो सेवर्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? सेविंग्स करते हैं. अब वो सेविंग्स या तो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, या तो फिक्स डिपॉजिट एफडी करवाते हैं, प्लस करंट अकाउंट भी ओपन करवाते हैं. लेकिन करंट अकाउंट में सेविंग नहीं बोल सकते हम लोग उसको, क्योंकि करंट अकाउंट किसके लिए ओपन करवाया जाता है? जनरली बिजनेस पर्पस के लिए. बट सेवर्स में ही ये चीज आ जाती है, राइट? बैंक को ये सेवर्स लोग क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं. यस, बैंक क्या करती है? एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम सेवर्स. ये डिपॉजिट का क्या करती है बैंक? जरा बताना तो मुझे, क्या करती है बैंक? ये डिपॉजिट लेकर, आप भी जैसे बैंक्स में डिपॉजिट करते होंगे, आपके फादर या क्या उनका भी मतलब अकाउंट्स होगा, वो लोग भी एफडीज या आप लोगों के लिए एफडीज वगैरह बच्चों के लिए की जाती है. तो जनरली ये डिपॉजिट्स करते हैं. तो क्यों ये डिपॉजिट्स का बैंक क्या करती है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, राइट? बैंक क्या है? इंस्टीट्यूशन है. बैंक इस डिपॉजिट्स का क्या करती है, मुझे कौन बताएगा? जिनको जरूरत होते हैं उनको देते हैं, लोन्स वगैरह. यस, सो सीकर्स तक, जिनको नीड होती है, जिनको फंड्स चाहिए होते हैं, उन तक पहुंचाने का काम करती है बैंक. ठीक है, सो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, मीडिएटर हुई, राइट? तो सीकर्स तो कैसे देती है? या तो लोन देकर, या तो क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करती है, या तो शेयर्स परचेज करती है, राइट, एक्सेट्रा. इस तरीके से सीकर्स तक पैसा पहुंचता है. तो दैट इज द वर्क ऑफ द बैंक, राइट? बट व्हाई इट इज नोन एज अ कमर्शियल बैंक? देखो, ये एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लेंडिंग, ये 2 काम होते हैं बैंक के. लेकिन इसको कमर्शियल क्यों बोलते हैं हम लोग? बिकॉज यू नो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत हाई चार्ज करती है, वो लोन देती है या करती है, तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है उसके ऊपर.
लेकिन फिक्स डिपॉजिट्स पे, सेविंग अकाउंट्स पे जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है सेवर्स लोगों को, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता है, राइट। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, लो। यहाँ पे तो 0% मिलता है, राइट। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट में, एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, लो होता है। तो इनके बीच का ये जो डिफरेंस है, इधर जो डिफरेंस आता है वो बैंक का क्या होता है, बैंक का प्रॉफिट, राइट। बैंक का क्या होता है, वो प्रॉफिट। एंड दैट इज व्हाई बैंक्स आर कॉल्ड एज अ कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कमर्शियल बैंक्स का, प्रॉफिट अर्निंग, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, राइट। सो इसी वजह से क्या बोला जाता है उसको, कमर्शियल बैंक, ठीक है। क्योंकि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स वगैरह देगी अगर, तो उस पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है, मतलब लेती है वो सीकर्स लोगों से, और यहाँ पर वो जो देती है वो कम देती है। और इसके बीच में जितना भी इनकम होता है जनरेट, अब उसमें से आपको पता है कि बैंक के खुद के खर्चे भी होते हैं और बहुत सारी चीजें रहती है, खुद को मतलब बैंक एम्प्लॉयज को सैलरी जाएगी, सब कुछ जाएगा, तो वो सब काट कूट के जो बचता है प्रॉफिट तो कमाएंगे ना। आज एचडीएफसी बैंक है, कितना ज्यादा उसका है, कितना ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसके का, कितने इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी है एचडीएफसी बैंक। सर्विसेज आप उसकी देखो, या इवन गवर्नमेंट बैंक्स भी आजकल कितना अच्छे से काम कर रही है। सो बैंकिंग सेक्टर का काफी अच्छे से एक्सपांशन हुआ है, काफी अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है, और इवन लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आई हुई है कि वो लोग बैंक्स को यूज करें, बैंक्स में डिपॉजिट्स करें, और सर्कुलेशन, क्योंकि बैंक का काम क्या है, सर्कुलेट करना मनी का। अगर पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होता है तब तक वो बढ़ता नहीं है। आज एक सिंपल मैं एग्जांपल आप लोगों को दूं, अगर मैं पैसा वार्डरोब में रख दूं, बताओ 10,000 रुपए में रख दूंगी, कुछ होगा उसका, एक साल के बाद निकालू तो कुछ भी नहीं होगा, वो 10,000 के 10,000 ही होंगे। और अगर मैं उसको बैंक में डिपॉजिट करती हूँ तो उस पे क्या मिलेगा, मुझे कुछ रिटर्न तो मिलेगा, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा, 4%, 5%, जितना भी एक साल के बाद। तो 10,000 की जगह पे मेरे को से फॉर एग्जाम्पल 11,000, 11,500 इतना तो मिलेगा मेरे को। तो इसी वजह से मेन सप्लाई ऑफ मनी पे कैसे करना है, किस तरीके से इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी करनी है, सो बैंक एक फिनेंशियल इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करता है। इसी वजह से हम लोग आईएफएस के अंदर कमर्शियल बैंक से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दैट आर द बेसिक, और मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक। नाउअडेज यू नो कि बैंक्स कितने सारे फंक्शन करती है। नाउअडेज आप पूरा का पूरा घर बैठे ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ गूगल पे, पेटीएम, पूरा का पूरा ऑनलाइन जा रहा है। इवन बैंक के खुद के एप्लीकेशंस है, ऑन द स्पॉट। मतलब अभी आप मुझे बोलो कि भाई ये अकाउंट में इतने पैसे पहुंचाने, विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर सामने वाले के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, कोई भी टाइम हो, कोई भी जगह हो। सो इतना फास्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ई बैंकिंग इतना एक्सप्लोर हो चुका है। सो बैंक्स के बहुत ज्यादा फंक्शन है, सिर्फ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लेंडिंग तक नहीं रहा है अभी बैंक। नेफ्ट, आरटीजीएस प्लस इतने सारे दूसरे दूसरे भी इवन प्रोवाइड कर रहा है फंक्शंस। इसके साथ साथ में इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग में भी मदद करता है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन यू नो के बैंक्स के थ्रू ही होता है। जो भी अभी इंपोर्टर अगर बाहर से कुछ भी मंगवा रहा है तो उसको सामने वाली कंट्री में पेमेंट करनी है तो वो पूरी बैंक से होगी। इवन एक्सपोर्टर को जो बैंक रिसीव होगी पेमेंट वगैरह, वो बैंक से रिसीव होगी, ऑन कैश तो होगा नहीं सिंपली, राइट। तो आजकल बहुत ज्यादा सर्विसेज बैंक्स हम लोगों को प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ में यू नो कि डेबिट कार्ड, देन क्रेडिट कार्ड्स, बहुत कुछ इवन।
ठीक है। सो आपका सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। सो व्हाट इज कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ बैंकिंग, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग। उसी के साथ साथ में कोई भी जो सेवर पर्सन है, कोई भी बंदा होगा जिसने डिपॉजिट करवाया है, वो कभी भी अपने पैसे विथड्रॉ भी करवा सकता है। बिकॉज फॉर बैंक्स डिपॉजिट्स क्या होते हैं? बैंक्स के लिए लाइबिलिटी होते हैं, और लोन देना, वो जो लोन प्रोवाइड करती है सीकर्स को, वो क्या होता है? बैंक्स के लिए असेट की तरीके से ट्रीट होता है। ठीक है। सो दीज आर द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। सो आपको यहाँ पे मेन फंक्शंस भी दिए है। सो यू नो कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स जो है वो मैम 4 तरीकों से आजकल किए जा रहे हैं, दैट इज करंट अकाउंट, देन फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स, और सेविंग डिपॉजिट्स में ही एक और आ जाता है, दैट इज रिकरिंग। ठीक है। इतना अगर कोई एफडी नहीं करवा सकता है तो मंथली मंथली भी वो कुछ सम ऑफ अमाउंट, फिक्स सम अमाउंट वो रख सकता है, राइट। तो ये चीज भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, एंड यू नो अबाउट द करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड द सेविंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल थोड़ा कम चल रहा है इस इन सब के ऊपर, क्योंकि इतना सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं है, बिकॉज लोगों की लॉकडाउनिंग की वजह से इनकम काफी लो हो चुकी है। सो सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो गया है? लो हो गया है। ये सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना, बढ़ाना, करना, एक्चुअली पूरा का पूरा आरबीआई रोल प्ले करता है, because banker of banks that is RBI, right? So RBI पूरा देखता करता है, और उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, उसके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हर एक बैंक को फंक्शनिंग करना पड़ता है। ठीक है। तो ये बेसिक्स आपको जस्ट बताया हुआ है। देन इवन फाइनेंस फैसिलिटीज जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये चार्ट अगर आप याद करते हो तो दिस इज अ वेरी बेसिक, आपको पता चल जाएगा, आप अपने लैंग्वेज में भी बनाकर इसको लिख सकते हो। देन इन्वेस्टमेंट, इवन इन्वेस्टमेंट इन कॉल मनी बोला है, मतलब मैंने आपको बताया था कॉल मनी दैट इज एक बैंक दूसरी बैंक को मदद कर सकती है कभी भी, अगर दूसरे बैंक के पास अगर कुछ फंड्स की कमी हो गई या डेफिसिटिंग हो गया तो मदद कर सकती है एक बैंक दूसरी बैंक। प्लस इवन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो मैंने आपको बताया था कि काफी बार डिस्काउंट भी करवा देते हैं हम लोग बैंक से बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। तो इवन बैंक वो कमर्शियल बिल्स वाला, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल हम लोग जो पढ़ते हुए आए हैं इवन। और अगर मैंने किसी का एग्जांपल लिया था, आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं है किसका मैंने एग्जांपल लिया था। तो जैसे सुष्मिता को अगर पैसे विड्रॉ करवाने हैं, भाई उसको पैसे चाहिए, मैंने तो उसको बोल दिया कि मैं 3 महीने के बाद दूंगी भाई पैसा, तो लेकिन उसको अभी 2 महीने हुए और अभी उसको अर्जेंसी चाहिए, तो वो बैंक के पास जा सकती है, वो डिस्काउंट करवा सकती है बिल। और जैसे 1 लाख रुपए अमाउंट ले रहे हैं हम लोग, बट बैंक उसको पूरे 1 लाख रुपए नहीं देगी, वो कुछ तो अपना रखेगी बैंक, राइट। ऐसे फ्री में सर्विस तो देगी नहीं कोई भी, बिकॉज अल्टीमेटली प्रॉफिट तो करना ही है बैंक्स को। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड भी हम लोग डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं, इवन लोन्स भी प्रोवाइड हो सकते हैं, इवन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, यू नो अबाउट दैट, कि करंट अकाउंट्स वालों को और फिक्स डिपॉजिट्स को भी अभी आजकल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती है। देन कैश क्रेडिट, व्हाट डू यू मीन बाय कैश क्रेडिट? दैट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कैश क्रेडिट, मैं सिंपल बोलती हूँ, कैश देना क्रेडिट पर, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन है, कैश देना क्रेडिट पर। ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के लिए कैश देना, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीने, 4 महीने, 1 महीना, 15 दिन, बैंक इवन ये सब चीजें भी प्रोवाइड करती है। देन द मोस्ट आईएमपी फंक्शन, दैट इज द फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये क्रेडिट क्रिएशन मैं आपको समझा रही हूँ, पहले मैं दूसरे फंक्शंस को कवर कर लूँ, ठीक है, बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक सा है और आपको मजा आएगी ये समझने में। ठीक है। तो ये आपके बुक में तो अच्छे से नहीं पता है, बट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। फिर सब्सिडरी फंक्शंस भी है, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, जैसे मैंने आपको बताया शेयर्स में और इन सब में भी बैंक्स इन्वेस्ट करती है ताकि उसको फायदा मिल सके। इवन ट्रांसफर ऑफ मनी, सो जैसे हम लोगों को ट्रांसफर करना है, जैसे मैंने आपको बताया आरटीजीएस है, नेफ्ट है, आजकल ई बैंकिंग का मतलब पूरा का पूरा पेटीएम और ये गूगल पे और इन सब से स्टार्टअप हो गया है। सो ट्रांसफर ऑफ मनी भी है। इवन कभी कभार एज एन एजेंट भी बनती है कस्टमर की, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग में स्पेशली, क्योंकि अगर आप बाहर से कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो तो
सामने वाले को जो पेमेंट करनी है किस तरीके से करनी है, कब करनी है, और सामने वाले को अश्योरिटी देना करना, तो काफी बार बैंक एज एन एजेंट की तरीके से भी ट्रीट होती है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑफ कोर्स फॉरेन करेंसीज का परचेजिंग सेलिंग, तो ये भी तो करती है बैंक। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स, लॉकर फैसिलिटीज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, तो ये सब भी है। इवन अदर फंक्शंस भी है। पहले तो होता था वो ट्रैवलर्स चेक और ऐसी सब चीजें, बहुत सारी आइटम्स होती थी, अभी तो ये कम हो गया है, बट ट्रैवलर्स चेक वगैरह नहीं, लेकिन ये सारे जो फंक्शंस हैं वो काफी एक्सप्लोर किए गए काफी अच्छे लेवल पर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और अब हम लोग बात करते हैं दैट इज अ फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, वो किस तरीके से क्रेडिट क्रिएट करती है मार्केट में। सो ये वाला क्लियर है कंसेप्ट आपको, मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। ये समझ में आया ना एकदम हर किसी को? मैंने इस वजह से चार्ट बनाया ताकि आप लोगों को आइडिया मिल सके हाउ एक्चुअली द बैंक वर्क्स। देखो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग मनी क्रिएशन भी बोल सकते हैं एंड क्रेडिट क्रिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या मनी क्रिएशन भी बोल सकते हैं और क्रेडिट क्रिएशन भी बोल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट। और इससे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज बताऊं, देखो ये है हमारी बैंक, ठीक है। अब बैंक के पास फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज क्या आया, डिपॉजिट्स आया, क्या आया, डिपॉजिट्स आया। तो मुझे बताओ कि ये जो डिपॉजिट्स आए बैंक के पास, क्या वो सारा का सारा लोन दे देगी बैंक? यस और नो? सारा का सारा लोन चला सकती है वो? नो। क्यों ऐसा कि सारा का सारा वो लोन नहीं चला सकती है? मैम लोन ले लिया और किसी ने डिपॉजिट किया हो, किसी को इमरजेंसी में निकालना पड़ा तो बैंक के पास तो कुछ नहीं एग्जैक्टली होगा। यस यस, बिकॉज डिपॉजिट्स जो होते हैं वो होते हैं लाइबिलिटी, राइट। मैंने आपको वही बताया, बैंक के लिए डिपॉजिट्स मतलब पब्लिक का पैसा है भाई, सो वो लाइबिलिटी है, ओके। अब इसके ऊपर आरबीआई ने भी बात की है। अब आरबीआई के पॉलिसी के अकॉर्डिंग every commercial bank has to maintain some amount of cash reserve, ठीक है, with the RBI। हर एक कमर्शियल बैंक को कुछ पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स उसको रखवाना पड़ता है, कहां पर, आरबीआई के पास, बिकॉज एवरी कमर्शियल बैंक हैज एन अकाउंट विद द आरबीआई, राइट। कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो गई, कुछ हो गया, तो ये ऐसा उस वक्त काम आ सकता है। So for example, nowadays current rate जो चल रहा है कि भाई कितना परसेंटेज एज अ कैश रिजर्व रखवाना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोला जाता है उसको? कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। फॉर एग्जाम्पल ये है 3%, कितना है, 3%। 1000 का 3% मतलब 30 रुपीज, यस। अब ये 30 रुपीज आरबीआई के पास रखवाया जाएगा एज अ रिजर्व, ठीक है। अब भी मुझे रिमेनिंग अमाउंट आप बताओ, तो रिमेनिंग अमाउंट आती है 970। रिमेनिंग अमाउंट कितनी आती है? 970। अब ये 970 को क्या वो लोन दे सकती है? बताओ, यस और नो? 970 पूरी अमाउंट लोन पे जाएगी, वो चला सकती है लोन, किसी को भी देना हो वो दे सकती है बैंक। टेल मी।
हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग बताओ यार, हाँ या ना। 970 लोन जा सकता है ना। ओके ठीक है। देखो इसके अलावा जैसे सीआरआर रखे जाते हैं ना, जैसे 3% डिसाइड, अभी करंट रेट ये चल रहा है, उसी तरीके से SLR जिसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हर एक कमर्शियल बैंक को कुछ अमाउंट डिपॉजिट्स का एज अ SLR रखना पड़ता है। कहां पर? खुद अपनी बैंक के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए कुछ हाथ में कैश या तो गोल्ड या तो सिक्योरिटीज, ये 3 फॉर्म में रखा जा सकता है पैसा SLR का, या तो कैश या तो गोल्ड या तो सिक्योरिटीज, मतलब ऐसे चीजें जो इजीली कन्वर्ट हो सके कैश के अंदर, जैसे गोल्ड मार्केट में बेचने जाओगी कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, सिक्योरिटीज शेयर्स को बेचने जाऊंगी इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है विद इन शॉर्ट स्पान। तो ऐसे सिक्योरिटीज में और ऐसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इधर रखा जाएगा पैसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो 20% SLR चल रहा है, मतलब 1000 का 20% कितना आया, दैट इज 200। अब ये 200 रुपीज बैंक अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कैश या तो गोल्ड या तो सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड असेट्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स के फॉर्म में SLR को मेंटेन रखना पड़ता है, एंड ये भी चीज, ये जो रेट है वो रेट भी RBI ही डिसाइड करता है। CRR तो RBI के पास रखवाना पड़ता है, बट SLR लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए बैंक खुद अपने पास इतना परसेंटेज अमाउंट रखती है, मतलब ये परसेंटेज तो RBI डिसाइड करता है, ठीक है। बाकी का रिमेनिंग अमाउंट अब आपके पास आ गया, कितना अमाउंट? 770। कितना अमाउंट आया? 770, है ना। अब ये 770 अमाउंट दे सकती है मार्केट में लैंडिंग, समझे? लोन जो दे सकती है वो कितना अमाउंट दे सकती है? 770। मैंने बहुत छोटी फिगर ली है, 1000 डिपॉजिट्स के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझ में आया हर किसी को? मैं आगे जाऊं, कहीं पे भी कुछ भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। करंट रेट SLR का चल रहा है 18.25 कुछ समथिंग, करंट रेट 18.25% of deposits. Yes, any doubt? Anyone? नो मैम। समझ में आया चीज कि बैंक क्या करती है? नो मैम। नो, समझ में नहीं आया? हाँ निकिता, समझ में नहीं आया? मैम उसका नेट नहीं चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली, वो बार बार लेफ्ट हो रही है। हाँ मैम। ठीक है चलो, सो इतनी चीज हुई। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन पे, ठीक है। इतना कंसेप्ट आप लोगों को समझना है। देखो, क्रेडिट क्रिएशन समझने से पहले दो चीजों को दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। पहली चीज, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, ऐसे समझना है सारी बैंक्स एक ही है, ऐसे समझ के चलना है, अज्यूम करना है। यू हैव टू अज्यूम 2 assumptions. एंड सेकेंड थिंग,
all transactions will be done in through बैंक. जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होंगे. क्या अज्यूम करना है? बहुत सोच समझ के मैं बोल रही हूँ और प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान देना. आगे आपके बुक में भले इतना एक्सप्लोर करके नहीं बताया, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नॉलेजेबल कंसेप्ट है. अच्छे भले को समझ में नहीं आता ये चीज, तो मैं बहुत धीरे धीरे से जा रही हूँ. क्या समझना है? जितनी भी बैंक्स है वो एक ऐसा है, एक सारी बैंक्स को मिला के एक ही बैंक ऐसा समझ के चलो. एंड जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रहे हैं. मतलब कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है इकोनॉमी में. क्या बोल रही हूँ मैं? कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है. नो ट्रांजेक्शन इन कैश. ठीक है, अब समझना. ठीक है, अच्छे से. ये है हमारी बैंक. ओके, निकिता ने डिपॉजिट किए फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज बैंक के अंदर. कितने डिपॉजिट किए निकिता ने? 1000 रुपीज. अब बैंक ने क्या किया? क्योंकि बैंक लैंडिंग करेगा, राइट? क्रेडिट क्रिएशन है. किस तरीके से क्रिएट करता जाता है क्रेडिट इकोनॉमी में? किस तरीके से वो लैंडिंग बढ़ाता है इकोनॉमी में? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सीआरआर और एसएलआर का रेट मिला हूं, तो फॉर एग्जाम्पल 25% रेट चल रहा है. यहाँ छोटा सा लो, चलो 20% लो, दोनों को मिलाकर. अब ये 20% तो कुछ नहीं कर सकता है बैंक. ठीक है, तो यहाँ पे 200 रुपीज आ गए. बाकी लैंडिंग उसकी जाएगी कितने रुपीज की? कितने रुपीज की कर सकता है वो? 800. बैंक है, बैंक में निकिता ने 1000 रुपए डिपॉजिट किए और बैंक ने एज पर द आरबीआई के अकॉर्डिंग सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन किया. फॉर एग्जांपल दोनों के रेट्स मिला के 20% है, तो 200 रुपए तो साइड हो गए. 200 रुपए तो उसको एज अ रिजर्व रखने पड़ेंगे. बाकी का वो लैंडिंग कितना कर सकता है मार्केट में? अमाउंट 800 रुपए का. ठीक है, अब ये 800 रुपए का लैंडिंग किया. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए को, किसको लैंडिंग किया? मिस्टर ए को किया लैंडिंग. बैंक ने लोन दिया 800 का. मुझे बताओ ए कहीं पे तो यूज करेगा किस वजह से लोन ले रहा है या क्या कर रहा है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल ए ने लोन लिया. कौन सा लोन लिया? कार लोन लिया. क्या लिया? कार लोन लिया, कार खरीदने के लिए. मैं बहुत छोटी अमाउंट चल रही हूँ, प्लीज अमाउंट को इग्नोर करना. अमाउंट छोटी है बहुत. पीछे लैक्स लगाना हो, करोड़ लगाना हो, जो लगाना है लगा सकते हो आप. तो मैं छोटी अमाउंट पे बात करूँ. तो मिस्टर ए को कार लोन दिया. अब मिस्टर ए ने क्या किया? उसने कार खरीदी और फॉर एग्जाम्पल सुजुकी कंपनी को कार खरीदने के बदले 800 रुपए का दिया चेक. क्या दिया? 800 रुपीज का दिया चेक. ये चेक कहाँ पे डिपॉजिट होगा? बोलो, ये चेक कहाँ डिपॉजिट होगा? चेक हम लोग कहाँ डिपॉजिट करते हैं बताओ जनरली? यस, हैंसी, पिंकी, सुष्मिता? बैंक में. बैंक में. ठीक है, कोई भी बैंक हो, वॉटेवर, कोई भी बैंक हो, बैंक में. ये 800 रुपए चले गए बैंक के अंदर. ठीक है, और मैंने पहले अजम्पशन बनाया है काट साट के पैसा गोल गोल घूमेगा बैंक के अंदर. ठीक है, अब ये बैंक क्या करेगी? फिर से 800 रुपए का 20% एज अ सीआरआर एंड एसएलआर साइड करेगी. 800 का 20% 160 रुपीज. बाकी अमाउंट कितना बचा बताओ?
बाकी अमाउंट कितना बचा 640। ये 640 क्या करेगी वो मार्केट में लैंडिंग करेगी इसको, फॉर एग्जांपल मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने ये लोन लिया फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदने के लिए कुछ, या फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो इसने बी ने परचेज किया रॉ मटेरियल्स और सुष्मिता को चेक दिया, सुष्मिता से रॉ मटेरियल्स परचेज किया। सुष्मिता को क्या दिया चेक दिया, कितने रुपीस का, कितने रुपीस का चेक दिया सुष्मिता आपको जरा बताना दो। 640 640 का, ठीक है। सुष्मिता आप क्या करोगे 640 कहाँ बैंक में, ओके। तो बैंक के पास इधर सुजुकी कंपनी डिपॉजिट कर रही है, हाँ यहाँ पे सुष्मिता डिपॉजिट करेगी बैंक में कितना 640। अगेन बैंक विल डू दिस 20% CRR एंड SLR साइड करेगी, बाकी का 80% क्या करेगी लैंडिंग करेगी किसी मिस्टर सी को। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा। कब तक चलेगा ये प्रोसेस, इसकी एक शॉर्ट सी फॉर्मूला है, जब तक, इसकी फॉर्मूला क्या है क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू credit creation equals to primary deposit into 1 upon CRR cash reserve ratio। क्या है इसकी फॉर्मूला प्राइमरी डिपॉजिट। तो ये प्राइमरी डिपॉजिट इज 1000 इनटू, मैंने रेट क्या लिया है 20% लिया है, 1 upon 20%। जरा आंसर तो निकाल के बताना मेरे को इसका क्या आता है 1000 डिवाइडेड बाय 20%, क्या आएगा आंसर 1000 डिवाइडेड बाय 5000 कितना आएगा 5000। 5000 हाँ 5000। जब तक इसका टोटल मतलब ये जब तक 5000 हजार का, जब तक बैंक 5000 तक मार्केट में क्रेडिट नहीं चलाएगी ना तब तक ये प्रोसेस क्या होगा कंटिन्यू होता है। जैसे आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मिस्टर बी फिर मिस्टर सी फिर मिस्टर डी, ये क्या होगा प्रोसेस कंटिन्यू आता है। दिस इज एक्चुअली द बैंक डूइंग। इस तरीके से वो लोन पे लोन मार्केट में लैंडिंग वगैरह करती जाती है, ये प्रोसेस है बैंक का। हाँ बट इसमें अजम्पशन ये है कि भाई ऑल ट्रांजैक्शंस बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही होना चाहिए। अगर कैश ट्रांजैक्शन होता है तो ये क्रेडिट क्रिएशन पूरे तरीके से मतलब प्रोसेस होता यही है बैंक्स का, लेकिन इतना फाइनली एप्लीकेबल नहीं होगा वो अगर कैश ट्रांजैक्शन होता है या क्या। और हमारे इकोनॉमी में कैश ट्रांजैक्शन होता ही है, बट इस तरीके से हर एक बैंक, हर एक कमर्शियल बैंक क्या करती है जनरली अपने डिपॉजिट्स का CRR SLR साइड करके फिर क्या करती है मार्केट में लैंडिंग करती है। और आपको पता है कि लोन और ये सब कुछ जो भी दिया जा रहा है वो क्या हो रहा है अल्टीमेटली घुमा फिरा के बैंक के पास ही पैसा। और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, ऐसा ही समझ के चलना है सारी, मतलब घुमा फिरा के पैसा बैंक में, घुमा फिरा के पैसा बैंक में ही, खाली पैसा क्या हो रहा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट, तीसरे अकाउंट से चौथे अकाउंट, सिर्फ अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन हो रहा है। इधर क्रेडिट क्रिएशन के अंदर कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होते हैं यहाँ पर, पूरा का पूरा बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही होते हैं जनरली।
तो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट में बैंक्स क्या करती है, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाने का काम करती है। इस तरीके से आरबीआई के अकॉर्डिंग सीआरआर एसएलआर को साइड रखेगी और ये प्रोसेस क्या करती जाएगी, कंटिन्यू मेंटेन करती जाएगी। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द बैंक वर्क्स। ऐसे वो ट्रांजैक्शंस करती है, ऐसे इस तरीके से प्रोसेस करती है और प्रॉफिट्स कमाती है। दिस इज अ वे ऑफ डूइंग द क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट आप सोचो 1000 रुपए में से कितना सारा 5000 तक वो उसको क्रिएट कर रही है मार्केट में। ऐसा जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना इंटरेस्टिंग वे। मैंने पूरा प्रोसीजर नहीं किया है बट मैंने आपको स्टेप्स दिखाए। तो भाई एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, 3 बार 4 बार ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू होता चला जाएगा इस चीज का। ठीक है, सो ये आपके बुक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला दी है और जस्ट एक बताया हुआ है कि सपोज इन इकोनॉमी देयर आर मैनी बैंक्स, ऐसा करके जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, इधर प्राइमरी डिपॉजिट्स 5000 लिए हुए हैं और सीआरआर जो रेशियो लिया है वो 10% लिया हुआ है। ठीक है, ऐसे समझाया है आपको। सो सिंपल, प्राइमरी डिपॉजिट 5000 इनटू डिवाइडेड बाय 10% करोगे तो 50000 आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने तो बहुत छोटी अमाउंट ली है 1000। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के मतलब आप सोचो पैसा जेब में ही है बैंक के, सिर्फ अकाउंट टू अकाउंट कंप्यूटर में खाली ट्रांजैक्शन करते हैं ये लोग। अगर सिर्फ ऐसा समझो, अगर सिर्फ इकोनॉमी में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता, सिर्फ अकाउंट टू अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट, सिर्फ ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये होता है सर्कुलेशन मनी का। दिस इज अ सप्लाई ऑफ मनी। बैंक रोल प्ले करती है सप्लाई ऑफ मनी का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है, देखो मैंने आपको बताया इस 1000 का ये डिपॉजिट्स करती है। अब मैंने तो 20% लिया, ठीक है। अब अगर ये परसेंटेज को अगर आरबीआई बढ़ा दे, फॉर एग्जाम्पल 25 या 30% कर दे, से फॉर एग्जाम्पल 30% कर दे आरबीआई, ये सीआरआर और एसएलआर को प्लस करके मैं बोल रही हूँ, तो 300 एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा, बाकी का 70% मतलब 700 रुपए जाएगा लैंडिंग। ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि ऐसे कौन सी सिचुएशंस होती है जब आरबीआई सीआरआर और एसएलआर का रेट बढ़ाता है और या तो सीआरआर और एसएलआर का रेट कम करता है। मुझे आप बता सकते हो कि मार्केट में ऐसी कैसी सिचुएशन होगी, मंदी होगी या तेजी होगी, जब एसएलआर और सीआरआर का रेट बढ़ जाए, अगर ऐसा कौन सा सर्कमस्टेंसेस होगा? यस यस, क्या बोल रहे हो हैंसी? मंदी। मंदी के टाइम पे बढ़ाया जाएगा सीआरआर और एसएलआर को? नो, घटाया जाएगा। मंदी के टाइम पे सीआरआर और एसएलआर के रेट को कम किया जाएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ दोनों से। इन्फ्लेशन के टाइम पे, इन्फ्लेशन के टाइम पे ये रेट को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है ताकि लैंडिंग को कम कर सके। लैंडिंग को क्यों कम करना है? क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन के टाइम पे लोगों के पास ज्यादा ही पैसा होता है। आपको पता हो, डीमोनेटाइजेशन से पहले अगर आप सिचुएशन देखो तो जबरदस्त लोगों के पास इतना फुल पैसा, और ये तब रेट सीआरआर और एसएलआर के ज्यादा थे। क्यों ज्यादा थे? क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फ्लो है पैसे का, उस पैसे को फ्लो को कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल कैसे करेगी आरबीआई? क्या करके? सीआरआर और एसएलआर के रेट को बढ़ाएगी। तो बैंक्स को लिक्विडिटी
रेशियो ज्यादा मेंटेन करना है और सीआरआर दैट इज अ कैश रिजर्व उसको रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास, और वो मार्केट में लैंडिंग कम कर सकेगी, लोन्स ये वो सब कम दे सकेगी ताकि कंट्रोल कर सके सप्लाई ऑफ मनी को। अभी लॉकडाउनिंग के बाद लोगों की इनकम खत्म हो गई, सप्लाई ऑफ मनी डाउन हो गया, अभी पैसा ही नहीं है मार्केट में, फ्लो ही नहीं है, सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है, बहुत कम सर्कुलेशन हो रहा है सप्लाई ऑफ मनी का। ऐसे पीरियड में क्या किया, इन रेट्स को लो कर दिया, कम कर दिया, तो क्या होगा 90% जाएगी लैंडिंग, लोगों के पास लोन्स के द्वारा पैसा पहुंचाया जाएगा। अब आप लोगों ने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत वाली जो निर्मला सीतारामन ने जो स्पीच दी होगी उसके अंदर यही चीज, लोन्स दिए जाएंगे एमएसएमईज को, इंडस्ट्रीज में, ऐसा सब कुछ। और आरबीआई ने क्या कर दिया, सीआरआर और एसएलआर के रेट्स, आप सोचो सीआरआर का 3%, जबकि सीआरआर का परसेंटेज मिनिमम 3% होना चाहिए, मतलब एकदम लो रेट कर दिया, एकदम मिनिमम रेशियो 3%। सीआरआर का रेंज जाता है 3% से 15%, और एसएलआर हमेशा 25%, 22% ऐसा होता है। और अभी के सिचुएशंस को देखकर, अभी के मार्केट कंडीशन को देखकर 18.25% एज एसएलआर। So this is how the RBI controls the whole supply of money with the help of bank. इस तरीके से काम करती है। कब पैसे का फ्लो बढ़ाना है इकोनॉमी में, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाना है, कब कम करना है, ये रेट्स के थ्रू, ये रेशियोज के थ्रू ऊपर नीचे किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपका बैंक, जो इस तरीके से पूरा फाइनेंशियल तरीका चलता है, पूरा मैनेजमेंट चलता है, और आरबीआई भी काम करती है। इसके साथ साथ ये तो मैंने सिर्फ आपको सीआरआर और एसएलआर बताया है, दो सिर्फ बताए मैंने। इसी के साथ सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए कुछ और भी है। आरबीआई रेपो रेट आप लोगों ने सुना होगा, आई थिंक सो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आई थिंक सो आपने सुना हो इस चीज को। तो ऐसे सब चीजें भी है कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ सीआरआर और एसएलआर नहीं है, बट सीआरआर तो कंपलसरी हर एक बैंक को आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है, और एसएलआर भी खुद अपनी बैंक में रखना ही पड़ता है। बिकॉज जैसे बोला कि कभी कोई डिपॉजिट वाला आ गया, भाई निकिता आ गई, लाओ मेरे 500 रुपए मेरे को तो विड्रॉ करवाने, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस पे लिक्विड असेट्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो वो परसेंटेज एंड ऑल सब कुछ कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है, जिसको नाम दिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। आप लोगों ने सुना हो अगर, मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। और ये रेट्स जो है सीआरआर, एसएलआर, ऐसे सब जो, वो सारा का सारा ये उसमें आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ठीक है। निकिता कल मैं बोल रही थी ना आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी के मेरे यूट्यूब चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरे मॉनेटरी पॉलिसी पे, क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनी हुई है, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, हर एक चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन विद नोट्स है। तो कभी भी जैसे आप बोल रहे थे भाई यूपीएससी वगैरह करना है या क्या, तो आगे चलकर आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये बैंकिंग और ये सब कुछ पूरा अच्छे से, या बैंकिंग जिसको करना है, या इवन एमबीए जिसको करना है फाइनेंस में और इन सब में, पढ़ना ही है ये चीज तो, ठीक है। चलो, सो दैट्स इट अबाउट द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो ये फंक्शंस थे, और हाँ बहुत ज्यादा ही टाइम हो गया, हम लोगों को पता ही नहीं चला एकदम, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन में लगता है टाइम। आपके बुक में तो क्या दिया है, समझ में ही नहीं है, पल्ले ही नहीं पड़े, ठीक है। और फिर यहाँ पे जस्ट मैं एक और क्वेश्चन फटाफट से विद इन 5 मिनट्स के अंदर ले लेती हूँ। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ये 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक
यू नो व्हाट इज नेशनलाइजेशन? जब भी बैंक्स एस्टैब्लिश होती है दैट इज अ प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। जैसे इवन आरबीआई में जो एस्टैब्लिश हुई थी वो एज अ प्राइवेट सेक्टर ही एस्टैब्लिश हुई थी, लेकिन 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, गवर्नमेंट के अंडर में आया हुआ था। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जो एस्टैब्लिश तो भले प्राइवेट हुई लेकिन उसको नेशनलाइज किया गया, गवर्नमेंट ने ले लिया उसको। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बैंक नेशनलाइजेशन के? तो सिंपल सी बात है, प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, डेमोक्रेटिक वे से, पूरा उनका वोटिंग ये वो सब कुछ चलता है, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके जो भी सिलेक्ट किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो लोग है पागल, लेकिन करते कुछ नहीं है अंदर काम, दिखता ऐसे, पसंद सबको है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन करना नहीं है, वर्क अच्छे से नहीं करना है। दैट इज द मेन कंस्ट्रेंट इन आवर कंट्री। फिर है एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दे सके, जैसे प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट ही होता है, जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई है, तो इन सब का क्या है, मेन पूरा मोटिव पूरा प्रॉफिट पे ही चलता है। सर्विसेज सुपर देगी आपको, इतनी जोरदार सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएगी प्राइवेट बैंक्स की तरफ से, और गवर्नमेंट उतना अच्छे से काम नहीं करता है, मेरे को पता है, बट तो भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे कौन इंपॉर्टेंस देगा? तो ये बैंक्स के द्वारा, इवन नाबार्ड आप लोगों ने सुना हो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये एग्रीकल्चर के लिए, मैंने आई थिंक बताया था ये चीज जब हम लोग यूनिट 1 कर रहे थे, एंड सिडबी दैट इज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये बैंक्स एस्टैब्लिश की गई है, इवन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और इन सब के लिए तो आईसीआईसीआई है, आईडीबीआई है, आईएफसीआई है, ये सब बैंक्स है, इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन एंड ऑल ये सब कुछ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, राइट। सो फिर फाइनेंस टू द स्मॉल सेक्टर के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, जो मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाता है एंड ऑल, और बैंकिंग सर्विसेज का एक्सपांशन करना, देन फिनेंशियल टू द इनफॉर्मल सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर। सो क्या बताया यहाँ पे, हाँ, कुछ स्पेशल क्लास ऑफ लोगों को ही खाली पैसा दिया जाता था पहले, प्राइवेट सेक्टर तो यही करती है, तो उनको जितना मुनाफा दिखेगा वो वही करेंगे, सिंपल। बट अभी सब लोगों को, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, इन लोगों को भी तो लोन वगैरह की जरूरत पड़ती है। फिर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स, यस ऑफ कोर्स, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज बचाना, सेव करना, एंड टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट पॉलिसी। सो ये सब ऑब्जेक्टिव्स है कि भाई बैंक नेशनलाइजेशन क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स, राइट। सो दैट्स इट, इतना आप इसमें से कर लोगे। और एक मैं आपको एक चीज सिखाऊंगी, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। जस्ट मैं आपको आइडिया दे दूंगी, इतना अगर आप डीप नहीं जाते तो चलेगा। फिर है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स, एकदम इजी है वो तो, दोनों एक साथ पत जाएगा। मेन कमर्शियल बैंक में टाइम लगता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।